नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर आपको देखने को मिलेगी। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में चुनावी रैली में बड़ा धमाका हुआ है। इमरान खान की पार्टी की रैली में हुआ ये धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं, जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये बड़ा विस्फोट हुआ। पीटीआई की रैली के दौरान हुआ विस्फोट, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इमरान खान की पार्टी की एक रैली थी जिसके दौरान हुआ ये विस्फोट। ये इलाका बलूचिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जहां पर धमाका हुआ रैली में इमरान खान की पार्टी की। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने और उससे ठीक पहले हिंसा का दौर जारी है। आपस में कार्यकर्ता भी भिड़ रहे हैं और इस तरह का धमाका फिलहाल देखने को मिला है पीटीआई की एक रैली के दौरान। लेकिन अब बात करते हैं कि अरब में क्या हो रहा है। आज रात अरब के युद्ध के मैदान से महासंग्राम शुरू होने की आशंका बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान और ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। व्हाइट हाउस से ऑपरेशन रिवेंज स्ट्राइक की फाइल पर मोहर लग चुकी है। लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसेना स्पेशल अलर्ट पर है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसके अस्तित्व पर आए खतरे का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान की जंग शुरू होने के कगार पर है। ईरान ने अपनी रिंग ऑफ फायर रणनीति को एक्टिवेट कर दिया है। देखिए अरब में कैसे महासमर की व्यू रचना हो चुकी है और बाइडेन का प्लान क्या है। We will not tolerate continued attacks on American forces. अरब से महासंग्राम की धधकती लकीर खींच चुकी है। यह तय हो गया है कि अब ईरान और अमेरिका की जंग टाली नहीं जा सकती। क्योंकि जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ उसके बाद पहली बार अरब में तैनात अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। और इस घटना के पीछे है ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन। ईरानी साजिश से हुए इस हमले के बाद अमेरिका ने तय कर लिया है कि अमेरिकी सैनिकों की मौत का प्रतिशोध लिया जाएगा। प्रॉक्सी संगठनों को खत्म किया जाएगा। प्रॉक्सी संगठनों को मदद देने वाले ईरान पर हमले की तैयारी हो रही है। 30 जनवरी की रात यूएस ऑपरेशन रिवेंज स्ट्राइक शुरू कर सकता है। अमेरिका के ऑपरेशन रिवेंज स्ट्राइक की वजह है 27 जनवरी की रात जॉर्डन में प्रॉक्सी संगठनों का हमला। कतैब हिजबुल्लाह ने अमेरिका के जॉर्डन बेस टावर 22 पर ड्रोन हमला किया। इसमें अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए। कतैब हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूएस रेडार सिस्टम ने एक ड्रोन को ट्रेस किया था। टावर 22 पर तैनात क्रू को लगा कि ड्रोन यूएस सेना का है। हिजबुल्लाह का ड्रोन बिना इंटरसेप्ट किए टावर 22 बेस पर गिरा। इस हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई। हमले में 34 सैनिक घायल भी हुए। गाजा जंग शुरू होने के बाद यूएस के अरब बेस पर 160 से ज्यादा बार प्रॉक्सी संगठनों के हमले हो चुके हैं। लेकिन पहली बार यूएस के जवान मारे गए हैं और मे गॉड सेव अस का नारा लगाने वाले अमेरिकी नेताओं ने प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। We will respond. We will respond strongly. We will respond at a time and place of our choosing. We are not looking for a war with Iran. We are not seeking a conflict with the regime in a military way. This attack over the weekend was escalatory. Make no mistake about it. And it requires a response. Make no mistake about that.
अमेरिका ने तय कर लिया है कि अरब में ईरान को रोकना जरूरी है और ब्रिटिश सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ब्रिटिश कमांडर के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं लिया तो आगे और बड़े हमले झेलने होंगे और बड़े एक्शन का खतरा है अरब में महासंग्राम। खाड़ी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक आज रात ईरान समर्थित गुटों और ईरान पर अमेरिका के हमले हो सकते हैं। अमेरिका चार तरफ से ईरान पर हमले की रणनीति बना चुका है। पहली है, इराक पर मिसाइल हमला किया जा सकता है। यहां ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठन अमेरिका का टारगेट होंगे। कताइब हिजबुल्लाह के कमांडरों को मिसाइल हमले से निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा है, सीरिया में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा सकते हैं। ये हमले भी ईरान के समर्थन से चलने वाले शिया मिलिटेंट संगठन पर हो सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस फोर्स के कमांड पोस्ट पर हमले हो सकते हैं। तीसरा है, फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना बेड़े पर हमला किया जा सकता है। फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना के युद्धपोत तैनात हैं। इन पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका कोवर्ट ऑपरेशन भी प्लान कर रहा है। अमेरिका ईरानी नौसेना पर मिसाइल हमला कर सकता है, लेकिन यह हमला मेड इन यूएस मिसाइल से नहीं किया जाएगा। किसी भी टारगेट पर हमले के लिए अमेरिकी सेना के हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। हमला करने के बाद अमेरिका हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देगा। अमेरिका अरब में जंग का मोर्चा खोलने से परहेज कर रहा है, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन पर आंतरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करीब है और विरोधी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की मौत को मुद्दा बना रहे हैं। इस अपमान को मिटाने के लिए बाइडेन बड़े सैन्य ऑपरेशन को हरी झंडी दे चुके हैं। अमेरिकी सैनिकों की शोक सभा से ही बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका बड़ा पलटवार करेगा। व्हाइट हाउस और पेंटागन की आपात बैठक में अरब में बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जो अरब में महासमर के संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी बेस पर कताइब के हमले के बाद इजरायल ने सीरिया में स्ट्राइक की। इसमें एक ईरानी कमांडर मारा गया। इसके अलावा सीरिया में अमेरिका के बेस पर फिर हमला हुआ है। ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी के 4 एजेंट्स को फांसी पर लटका दिया। अमेरिका आज रात ईरान से प्रतिशोध की तैयारी कर रहा है। ईरान अरब में अपनी रिंग ऑफ फायर रणनीति लागू करने वाला है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान की सेना है और आसपास के देशों में फैले उसके प्रॉक्सी संगठन है। लेकिन अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ईरान ने अरब में अपना वर्चस्व कायम करने और इजरायल को घेरने के लिए रिंग ऑफ फायर तैयार किया है। इजरायल पर ईरान ने रणनीतिक घेरा डाल रखा है। ईरान के पास बड़ी मिसाइल पावर है। लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन इजरायल के लिए खतरा है। ईरान पर हमला होते ही सीरिया में ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन जंग छेड़ देंगे। यमन में हूती संगठन इजरायल और अमेरिका पर हमला कर सकता है। इसी को ईरान रिंग ऑफ फायर कहता है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होगा, क्योंकि जंग न्यूक्लियर विनाश तक पहुंच सकती है। अरब के सभी यूएस बेस ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। अरब में 50,000 यूएस सैनिकों की जान पर ईरान का खतरा है। अरब का कोई देश ईरान के खिलाफ यूएस को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान पर हमला होते ही जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, यमन, इराक के प्रॉक्सी संगठन जंग छेड़ देंगे। खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान अब न्यूक्लियर बम भी बना चुका है। वर्चस्व कायम करने के लिए ईरान एटमी हमला कर सकता है।
ईरान की सीमा में एक भी अमेरिकी मिसाइल पहुंची तो अरब जलने लगेगा और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट है, जिसको एटमी विनाश में बदलते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूसी फाइटर जेट ध्वस्त करने का दावा। लुहांस्क में फाइटर जेट Su-34 गिराया। यूक्रेन ने मिसाइल से फाइटर जेट को मार गिराया। देखिए ये तस्वीरें आई लुहांस्क की हैं। लुहांस्क में फाइटर जेट Su-34 को मार गिराया गया है और इस हमले के लिए यूक्रेन ने मिसाइल का इस्तेमाल किया। मिसाइल से फाइटर जेट को मार गिराया। Su-34 को किस तरह से एक मिसाइल के जरिए यूक्रेन ने ध्वस्त किया, उसकी तस्वीरें सामने आई। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन से समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। यूक्रेन के संपूर्ण संहार के लिए पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। यूक्रेन में हर दिन ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर यूक्रेनी फौज के तमाम ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। रूसी सेना ने पहले यूक्रेन के हथियारों को नष्ट किया और अब टारगेट पर वो इलाके हैं जहां यूक्रेन के सैनिकों ने हमले के लिए मोर्चेबंदी की थी। डोनेट्स्क से लेकर ज़पोरिज्जिया तक रूस ने कई बार हमला किया। खार्किव और खेरसोन से भी यूक्रेनी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर किया जा रहा है। एक ही टारगेट पर अनगिनत प्रहार। सिर्फ 50 यूक्रेनी सैनिकों को मारने के लिए 20 से ज्यादा रॉकेट हमला। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। एक एक मोर्चे पर जीत के लिए हथियारों का पूरा जखीरा झोंका जा रहा है। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन के 30 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन से किसी तरह का समझौता नहीं करने के ऐलान के बाद रूस की सेना लगातार बड़े हमले कर रही है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के सैनिक हैं। रूस तमाम मोर्चे खाली करवा रहा है। यूक्रेनी सेना के कैंप पर हमले कर रहा है। रूस की वायुसेना बमबारी कर रही है। रूस आर्टिलरी से घेर कर हमले कर रहा है। रूस की रणनीति अब सेना को तमाम मोर्चों से वापस भेजना है। डोनेट्स्क में महीनों से डेरा जमाकर बैठी यूक्रेनी फौज को भी टारगेट किया गया है। रूस की सेना डोनेट्स्क के 6 मोर्चों पर कब्जा जमाने के बाद मंगलवार को और आगे बढ़ रही है। रूस यूक्रेनी सैनिकों पर हावी होने के लिए सुखोई 34 जैसे फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। सोमवार की रात को रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया। डोनेट्स्क और ज़पोरिज्जिया के अलावा कई बड़े शहरों पर भी बमबारी की गई। हवाई हमले और आर्टिलरी प्रहार से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन बड़े शहरों में हमले हुए और कहां कितना नुकसान हुआ।
रूस ने सोमवार को यूक्रेन के 11 शहरों पर हमला किया, जिसमें 35 कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रूस की आर्मी ने राजधानी कीव को भी निशाना बनाया। ड्रोन हमले से यहां कई जगहों पर आग लग गई, जबकि डोनेट्स्क पर रूस का हमला लगातार जारी है। अवदिव्का में रूसी फौज ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। खार्किव और खेरसोन में भी गोलाबारी जारी है। ज़पोरिज़िया में भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खेरसोन में 67 बार गोलीबारी हुई है। यहां 27 रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है। सूबी में रूसी टैंक का प्रहार जारी है। यहां 3 लोगों की मौत की खबर है। मिकोलेव में एक ट्रक पर रूस ने ड्रोन अटैक किया। इस हमले में ड्राइवर समेत 2 लोग जख्मी हो गए। क्रास्नी लीमन में 93 ठिकानों पर हमला कर रूस ने, जिसमें 130 सैनिकों की मौत हो गई, इसका दावा किया। इसके अलावा तुला में यूक्रेन के हवाई हमले को नाकाम कर दिया गया। यहां रूसी एयर डिफेंस ने एक ड्रोन को नष्ट कर दिया। एक तरफ रूस ने अपने बॉर्डर एरिया में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के एयर डिफेंस खाली हो गए हैं। यूक्रेन के पास अब हमले के लिए ड्रोन ही इकलौता जरिया है, लेकिन रूस लगातार यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर रहा है। भारी नुकसान के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर भी आई है। ज़ेलेंस्की और आर्मी चीफ ज़ालुझनी की तल्खी खुलकर सामने आ गई है। खबरें आई हैं कि यूक्रेन की सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी को बर्खास्त कर दिया गया है। ज़ालुझनी को यूरोप में एम्बेसडर बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन ज़ालुझनी ने खुद इस्तीफा दे दिया। तमाम आशंकाओं के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सेना प्रमुख को बर्खास्त नहीं किया। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव को यूक्रेनी सेना की कमान दे सकते हैं। यूक्रेन में सेना प्रमुख और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच तल्खी की कई वजह बताई जा रही हैं। ज़ालुझनी ज़ेलेंस्की को बाखमुत हार का दोषी ठहराते हैं। ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सेना की नाकामी के लिए ज़ालुझनी को दोषी ठहराते हैं। ज़ेलेंस्की को ज़ालुझनी पर तख्ता पलट करने का शक भी है। ज़ालुझनी को पश्चिमी देशों का समर्थन ज़ेलेंस्की को खटकता है। फिलहाल यूक्रेन की सरकार की तरफ से तस्वीर साफ नहीं है। यूक्रेन में सेना के कमांडर्स एक बड़े फेरबदल की अटकलों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है। हवा में दिख रहा यह हेलीकॉप्टर रूसी रक्षा मंत्री का है। रूसी रक्षा मंत्री एक रिसर्च सेंटर का दौरा करने पहुंचे थे। यहां रूस की सेना को छोटे हथियारों की आग, छर्रे, विद्युत चुंबकीय तरंगों और परमाणु विस्फोट के प्रभावों से बचाने का शोध चल रहा है। रूस की इन तैयारियों के बीच यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार का दौर जारी है। सोमवार को यूक्रेन पर 70 बार हमले किए गए। सोमवार को रूस की तरफ से 10 मिसाइल हमले किए गए। रूस ने 114 हवाई हमलों से यूक्रेन को दहला दिया। 99 रॉकेट प्रहार से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया, जिसमें कई इमारतों को नुकसान हुआ। स्कूल और रिहायशी मकान नष्ट हो गए। ईरान की कामिकाज़े ड्रोन के हमलों से यूक्रेन की कई इमारतों में आग लग गई। पश्चिमी देशों से यूक्रेन के लिए मदद का ऐलान जरूर हो रहा है, लेकिन यूक्रेन में हथियारों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन में लेपर्ड टैंकों की मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं है। 100 में से 26 लेपर्ड टैंक को रूस नष्ट कर चुका है। बाकी के 74 टैंक रख रखाव नहीं होने की वजह से बेकार हो गए। हालांकि ज़ेलेंस्की इस दौर में भी अपने सैनिकों की ताकत का बखान कर रहे हैं।
जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के पास एक भारी विशाल सेना तैयार हो चुकी है। जेलेंस्की का दावा है कि पश्चिमी देशों से हथियार मिलते ही यूक्रेन के सैनिक रूस पर हावी हो सकते हैं। फिलहाल हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन की आर्मी को गुरिल्ला प्रहार करने की रणनीति पर चलने का आदेश दिया गया है। यूक्रेन के सैनिक अब फ्रंट लाइन के उन इलाकों में छिप गए हैं जहां से रूस की सेना पर अचानक धावा बोला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूरोप में विध्वंस का अलार्म कभी भी बज सकता है क्योंकि नेटो यूक्रेन को सदस्यता देने की तैयारी में है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से पुतिन पहले ही आक्रोशित है। अब अगर स्वीडन और यूक्रेन भी शामिल हो गए तो यूरोप में एटमी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। रूस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड बॉर्डर के पास एक अभेद्य किला बनाया गया है जहां से पुतिन युद्ध की स्थिति में कमांड दे पाएंगे। इसके अलावा रूस के इस कदम से नेटो की नींद उड़ गई है। कहीं पुतिन की तैयारी नॉर्डिक देशों पर हमले की तो नहीं है। यूरोप में जो हालात बन चुके हैं उससे साफ लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी दस्तक दे सकता है। खतरा इससे भी बड़ा है। तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। यानी यूरोप एटमी जलजले में घिर सकता है जिससे भारी तबाही मचेगी। क्योंकि नेटो और यूरोपीय देशों ने तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। जिससे पुतिन को रोका जा सके, वो यूक्रेन के बाद किसी दूसरे टारगेट के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन पुतिन ने नए ब्लूप्रिंट में अपने टारगेट तय कर लिए हैं। सबसे पहले नंबर 1 टारगेट यूक्रेन का सरेंडर कराएंगे या फिर उसका खात्मा करेंगे। दूसरे नंबर पर बाल्टिक देश है, तीसरे नंबर पर नॉर्डिक देश हैं, यानी पुतिन बड़ी तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने एक खुफिया महल भी बना लिया है जो फिनलैंड बॉर्डर के पास पड़ता है। यहां से वो बाल्टिक और नॉर्डिक दोनों देशों पर निगरानी रख सकते हैं। खूबसूरत वादियों के बीच पुतिन ने इसे तैयार कराया है जिसकी सुरक्षा अभेद्य है और पुतिन वहां से युद्ध को कमांड भी कर सकते हैं। आखिर क्यों पुतिन को खुफिया महल को बनाने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में बताएं। उससे पहले पुतिन के टारगेट समझ लीजिए। बाल्टिक देशों में लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया है, जबकि नॉर्डिक देशों में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे है। जबकि इसके अलावा पोलैंड और जर्मनी पर भी पुतिन हमला कर सकते हैं। पुतिन को इस बात का अंदेशा है कि नेटो यूक्रेन को सदस्यता दे सकता है जिससे यूक्रेन को सुरक्षा कवच मिल जाएगा। यही वजह है पुतिन ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। हो सकता है कि पुतिन नॉर्डिक देशों से युद्ध की शुरुआत कर दे। फिनलैंड बॉर्डर पर महलनुमा सीक्रेट सेंटर बनाना भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है, जिससे हमला होने की सूरत में पुतिन बंकर से रहकर युद्ध को ऑपरेट कर सके। लेकिन इससे पहले पुतिन कूटनीतिक तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ पुतिन नेटो देशों के दौरे पर जाएंगे जिसमें सबसे पहले तुर्की जा सकते हैं। इसके अलावा पुतिन ने चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर नया मोर्चा बना लिया है। यानी युद्ध की स्थिति में ये देश पुतिन के साथ जंग के मैदान में उतरेंगे। पुतिन के मित्र देशों से रूस को हथियार भी मिल रहे हैं। इसके अलावा उन देशों के सहयोगी देशों का झुकाव भी रूस की तरफ हो सकता है। यानी पुतिन कूटनीति और युद्ध नीति के कॉकटेल से संभलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन से दुनिया को बड़े खतरे का अंदेशा नेटो ने जता दिया है।
नेटो के मिलिट्री चीफ रॉब बेयर ने कहा है, नेटो के सदस्य देशों में रहने वाले लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कही जाएगी। ब्रिटेन की तरफ से ऐसा होने की संभावना सिर्फ 25% बताई गई है, लेकिन ब्रिटेन ने इसे प्री वॉर एरा जरूर करार दिया है। युद्ध की स्थिति बन चुकी है, अब ट्रिगर कभी भी दब सकता है। सवाल यह है कि पहल रूस की ओर से होगी या फिर नेटो की ओर से। पुतिन के तुर्की दौरे का सीधा मतलब है कि यूक्रेन और स्वीडन को नेटो की सदस्यता से रोकना। तुर्की नेटो सदस्य है, अगर वो चाहे तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इसे रुकवा सकता है। लेकिन तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता के वक्त जैसा ही रवैया अपनाया तो ये पुतिन के आक्रोश को और बढ़ा देगा। फिनलैंड के पास पुतिन का रहस्यमय किला बनाकर रूस ने नेटो में खलबली मचा दी है। ये फिनलैंड बॉर्डर से 29 किलोमीटर दूर है, जो लादोगा झील के एकदम पास है। इसके अलावा वहां से फिनलैंड की खाड़ी 307 किलोमीटर है, जो बाल्टिक देशों के पास है। पुतिन के खुफिया किले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां से नॉर्डिक देशों और बाल्टिक देशों तक जाने का सीधा रूट है। करेलिया फॉरेस्ट रेंज में खुफिया किले को बनाया गया है, जो पुतिन की आरामगाह भी है और कमांड सेंटर भी। पूरी इमारत को 3 मॉडर्न स्टाइल हाउस में बांटा गया है, जिसमें पुतिन पैलेस और लग्जरी गेस्ट हाउस भी हैं। ये 10 साल में बना है, जिस पर अब तक 116 अरब खर्च हो चुके हैं। वहां 13 फीट ऊंचा एक वाटरफॉल भी है। वाटरफॉल के सामने एक गजीबो बनाया गया है। इसके अलावा झील में फिशिंग हट है, जहां 2 बोट रखी गई हैं। कुछ मीटर की दूरी पर 2 हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके अलावा हाईटेक सुविधा वाला खुफिया बंकर भी बनाया गया है, जिससे अंडरग्राउंड रास्ता निकलता है। वहां एक खुफिया द्वार है। बंकर को सैटेलाइट से लिंक किया गया है, जिससे पुतिन निगरानी रख सकें। सुरक्षा के लिए हर कोने पर एयर डिफेंस सिस्टम और स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है, जिसमें पुतिन की प्राइवेट आर्मी के कमांडो भी शामिल हैं। पूरा इलाका नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है। यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच नेटो उसे रक्षा कवच दे सकता है, जबकि यूरोपीय देश हथियार भेजने को तैयार हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री और नेटो चीफ के बीच हुई मीटिंग में नेटो के विस्तार पर चर्चा हुई, जिसमें यूक्रेन के भविष्य को लेकर जब सवाल पूछा गया तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम रिकॉर्ड समय में प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। पहले फिनलैंड, अब स्वीडन के लिए नेटो के दरवाजे खुल चुके हैं, जो आगे दूसरे देशों के लिए भी खोले रहेंगे, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, जो काफी वक्त से सदस्य बनने का इच्छुक है। यानी नेटो यूक्रेन को सदस्य बनाकर रूस के साथ सीधे तौर पर युद्ध में उतरने की तैयारी में है। इस बीच पूरे 4 साल बाद पुतिन किसी नेटो देश के दौरे पर जाएंगे। पुतिन तुर्की जा रहे हैं, जिसके बारे में पुतिन के सलाहकार यूरी स्कोप ने जानकारी दी। यात्रा की तैयारी चल रही है। तुर्की दौरे पर यूक्रेन की सदस्यता का मुद्दा भी हमारे एजेंडे में है। तुर्की से रूस के संबंध अच्छे रहे हैं। फिनलैंड की नेटो सदस्यता के वक्त भी रूस ने तुर्की से इसे रोकने के लिए कहा था, लेकिन तुर्की ऐसा नहीं कर पाया। अब यूक्रेन को लेकर पुतिन तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोआन से मिलेंगे। अगर पुतिन कूटनीतिक दबाव बनाकर ऐसा कर पाए तो ठीक, वरना पुतिन ने एक दूसरा ब्लूप्रिंट भी तैयार किया हुआ है। जिसमें रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर नेटो के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में भारी तबाही को कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस बम वर्षा कर रहा है। डोनेट्स्क में ड्रोन से यूक्रेनी मोर्चे पर बमबारी की गई। यूक्रेन के 44 सैनिक मारे गए हैं रूस की इस बम वर्षा में। दो साल पहले कीव पर कब्जे का प्रण लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, लेकिन अब तक पुतिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। मगर अब कीव दहन के लिए पुतिन ने बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको के साथ 48 घंटे तक महामंथन किया और इसी के साथ ही कीव विजय अभियान का आगाज कर दिया। आखिर कैसे पुतिन की ब्रिगेड वाया बेलारूस रूट कीव पर कूच करेगी, कैसे यूक्रेनी कैपिटल का वजूद मिटाने के लिए डबल फ्रंट से प्रहार होगा और कैसे ज़ेलेंस्की अपने ही घर में सरेंडर करेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 48 घंटों से रूसी राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूसी प्रेसिडेंट लुकाशेंको के बीच मंथन जारी है। बीते 48 घंटों से दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। बीते 48 घंटों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नीति पर खास चर्चा हो रही है। और जानते हैं 48 घंटों बाद पुतिन लुकाशेंको के बीच हुई हाई लेवल टॉक का नतीजा क्या निकला है। यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी और फिर कीव पर टोटल कंट्रोल। जी हां, फिर से यूक्रेन की कैपिटल कीव पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर है। इस बार बेहद विध्वंसक अंदाज में कीव पर अटैक होगा। इस बार कीव का कोना कोना बारूदी कोहराम से तबाह हो जाएगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन लुकाशेंको का बारूदी ब्लूप्रिंट अगर एक्टिव हुआ तो यूक्रेन का ये कैपिटल नक्शे से साफ हो जाएगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर डबल फ्रंट से प्रहार होगा। उत्तर पूर्व से रूस की फौज कीव की तरफ कूच करेगी, वहीं बेलारूसी सेना गोमल रीजन से कीव पर धावा बोलेगी। यूक्रेन से सटे बेलारूस बॉर्डर पर रूस ने सैन्य अड्डे तैयार किए। कीव पर अटैक के लिए बेलारूसी सेना को ट्रेनिंग दी गई। कीव पर हमले के लिए एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में पुतिन की ब्रिगेड ने यूक्रेन पर इसी मकसद से हमला किया था कि चंद दिनों के भीतर रूसी सेना कीव पर कब्जा कर लेगी। लेकिन 2 साल का वक्त हो चला है, मगर अब तक कीव पर पुतिन का कंट्रोल ना हो सके। लिहाजा अब पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए नई रणनीति बनाई ताकि पुतिन का कीव विजय अभियान सफल हो सके। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बेलारूस के गोमल रीजन से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी महज 90 किलोमीटर है। ऐसे में दावा है कि रूस की फौज बेलारूस के साथ मिलकर इसी बॉर्डर एरिया से कीव पर हमला करेगी और धीरे धीरे राजधानी कीव की तरफ कूच करेगी। वहीं दूसरी तरफ कीव के उत्तर पूर्व इलाके से रूस की फौज यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कीव की तरफ आगे बढ़ेगी। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सूमी रीजन में प्रचंड बमबारी भी शुरू कर दी है।
वैसे तो बीते सप्ताह से राजधानी कीव समेत यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों और प्रांतों में रूस की तरफ से बारूदी भूचाल जारी है, मगर रूसी सेना का सबसे प्रचंड अटैक सूमी और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। कभी आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की जा रही है, तो कभी आत्मघाती ड्रोन से तबाही मचाई जा रही है। इसकी साफ और सीधी वजह सूमी रीजन के रास्ते कीव तक ऐसा कॉरिडोर बनाना ताकि रूसी ब्रिगेड उत्तर पूर्व की तरफ से कीव में आसानी से दाखिल हो सके। अब सवाल यह है कि 2 साल बाद फिर से कीव पुतिन के टारगेट पर क्यों आया? क्यों कीव पर डबल फ्रंट से हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? क्यों कीव पर कंट्रोल करना पुतिन का आखिरी मकसद बन चुका है? तो आपको बता दें कि अगर कीव को तहस नहस करने के बाद रूसी ब्रिगेड दाखिल हुई तो फिर जल्द ही कीव पर रूस का दबदबा हो जाएगा, और कीव पर कंट्रोल का मतलब पूरे यूक्रेन पर कंट्रोल। लिहाजा 2 साल पहले जिस मकसद के साथ रूस ने युद्ध का आगाज किया था, 2 साल बाद अब पुतिन उसी मकसद से फिर से वॉर जोन में उतर चुके, वो भी नई रणनीति के साथ। यानी इस बार यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन की मुट्ठी में जरूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन हमास का खात्मा नहीं हो पाया। उल्टा हमास ने इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक फिर से शुरू कर दी है। इस बीच हमास ने बंधकों को छोड़ने की डील को भी सामने से इनकार कर दिया, जिससे अमेरिका इजराइल के साथ कतर को भी झटका लगा है। हमास का कहना है कि जब तक पूरी तरह से युद्ध नहीं रोका जाता, वो 121 बंधकों को नहीं छोड़ने वाला है। इजराइल के विध्वंसक हमले अब दक्षिणी गाजा में जारी है। इसके अलावा वेस्ट बैंक तक में एयर स्ट्राइक की जा रही है। खान यूनिस से लोग भाग रहे हैं। राफा बॉर्डर पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बीच इजराइल पर भी हमास ने रॉकेट दागे हैं। कई रॉकेट खान यूनिस से भी दागे गए। मध्य इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक से कोहराम मच गया है। हमास ने कहा है हमले नहीं रुकेंगे। जब तक सीज फायर नहीं होता। बंधकों को लेकर डील पर हमास चीफ इस्माइल हानिया ने कहा है, सीज फायर भी अधूरा नहीं बल्कि पूरा होना चाहिए। तब तक ना तो हमले रुकेंगे, ना ही बंधकों को छोड़ा जाएगा। हमें पेरिस समझौता मिल गया है, लेकिन शर्तें अधूरी हैं। इस पर काहिरा में विचार किया जाएगा। प्रपोजल कतर को सौंप दिया है, जिसमें मजबूती से सारी बातें रखी गई हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बंधक वापस आएंगे। अब हमास को फैसला लेना है।
बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका, कतर और मिस्र के जरिए हमास से डील करने की कोशिश में है। कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी इससे पहले युद्ध विराम कराने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसान के दिमाग में चिप इम्प्लांट किया है। मस्क ने ट्वीट कर लिखा है कि इम्प्लांट सफल रहा और दिमाग के न्यूरॉन की रीडिंग भेज रहा है। ये प्रयोग जानवरों पर सफल रहा है और अब इंसानों पर आजमाया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में ये बड़ी खोज है। ये क्या और कैसे काम करती है, आप भी देखिए। दिमाग में एक चिप और फिर इंसानी दिमाग के सिग्नल पर फोन, गेमिंग सिस्टम सब बिना हाथ हिलाए कंट्रोल होता रहेगा। ये काम करती है मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की स्पेशल चिप। बीस सितंबर को अमेरिकी सरकार ने न्यूरालिंक को इंसानी दिमाग में चिप लगाने की इजाजत दी। 29 जनवरी को न्यूरालिंक ने पहले इंसान के दिमाग में चिप लगाई। इसका ट्रायल 6 साल तक चलेगा। लकवाग्रस्त लोगों पर अध्ययन किया जाएगा। देखिए ये चिप कैसे काम करेगी, क्योंकि इसके ट्रायल अब से पहले बंदरों पर हो चुके हैं। ये है न्यूरालिंक टेस्टिंग लैब का मंकी पेजर। पेजर कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है और हाथ में पकड़ी जॉयस्टिक से जितनी बार ब्लॉक को हिट करता है, कंप्यूटर से जुड़ी एक स्ट्रॉ से उसे बनाना शेक पीने को मिलता है। बंदर के दिमाग में लगी चिप सारे इलेक्ट्रोड को एक कंप्यूटर में एनकोड और डिकोड कर रही है। दिमाग में लगी चिप के जरिए कंप्यूटर समझ जाता है कि बंदर क्या करना चाहता है। अब बंदर के हाथ में लगी जॉयस्टिक का कनेक्शन हटा दिया जाता है, लेकिन बंदर अभी भी ब्लॉक पर कर्सर ले जाकर उसे हिट कर सकता है। इसके बाद जॉयस्टिक को ही निकाल दिया जाता है, लेकिन बंदर बड़ी आसानी से पोंग नाम का वीडियो गेम खेल रहा है और हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता। भविष्य में इंसान भी बंदर की तरह बिना हाथ हिलाए सब कंट्रोल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।